हेलो गाइस, दिस इज़ ऋषभ शुक्ला और ये एक डेमो वीडियो होने जा रहा है फॉर द कंपनी कोड माइनर्स। तो जो आज का टॉपिक मैंने उठा रखा है, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है एरेस। ऑलराइट, तो एरेस जानने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और आपको वो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने, तो आप कैसे स्टोर करेंगे? अगर आपको वेरिएबल्स आते होंगे तो आप कह देंगे भैया मैं 10 वेरिएबल्स के अंदर उन मार्क्स को स्टोर कर लूँगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको 20 और वेरिएबल्स दे रखे हैं, 20 और स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, तो आप उनको कैसे स्टोर करोगे? आप कहोगे भैया मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे 10 वेरिएबल्स बनाए, ऐसे 20 वेरिएबल्स और बना लूँगा। मैंने कहा वेरी गुड, आप बहुत मेहनती बच्चे हो। एंड व्हाट अबाउट अगर आपको 50 या 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स दूँ, तो आप कहोगे हाँ भैया अब ये थोड़ा सा हेक्टिक तो हो रहा है। ऑलराइट, हाँ कि ये भैया थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, मतलब मैं पहले 150 लाइन में वेरिएबल्स ही बनाते रहूँगा, इतना टाइम थोड़ी ना मैं खपाऊँगा अपना वेरिएबल्स बनाने में। हाँ, तो इतना टाइम तो कोई भी नहीं खपाएगा। तो हेंस हेयर कम्स एरेस। तो यहाँ पर एरेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो एरेस के कॉन्सेप्ट को देखने से के लिए हम लोग अपने नोट्स में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन जनरल एन एरे इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर और अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर इन अ कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन. It may store same data type elements or multiple data type elements depending upon the language. तो ये सब क्या लिख दिया है, इतना सारा गंदा गंदा सा, तो इसको मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। हम एक एक करके चालू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं, एर इज़ द टाइप ऑफ कंटेनर एंड डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर। अभी तक इतना ध्यान दें। तो ये कौन से, ये एक टाइप का कंटेनर होता है या डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को टुगेदर स्टोर करता है इन ए कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन। इसमें थोड़ी देर आने से पहले पहले हम इतने पार्ट को समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से यहाँ पर एरे बनाता हूँ। एरे कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लिखेंगे var array एरे इज इक्वल्स टू, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपने एलिमेंट्स डालेंगे कॉमा सेपरेटेड 1, 2, 3, 4, 5. Here I will say 6 or let's say 5 and let's say 6. ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया एरे नाम करके और उसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कुछ एलिमेंट्स डालें, कॉमा सेपरेटेड है। ऑलराइट, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कंसोल डॉट लॉग एरे करूँगा और कंसोल लॉग करने के बाद मैं इसको रन करूँगा। बाय द वे मैं कोड रनर एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं मालूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसने मेरे को एरे प्रिंट करके दे दिया जैसा मैंने बनाया। ठीक है भैया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं। ऑलराइट, तो ठीक भैया, आपने बताया है यहाँ पर, अभी तक हमको कुछ इतना समझ में आया है कि इसने मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने एरेस के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, स्टोर अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर, ये आपको पता चल गया इन अ कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन। अब कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका एरे जो है उसमें 4 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 और लेट्स से 5 एलिमेंट्स है, और हर एलिमेंट जो है वो, मान लीजिए हर एक एलिमेंट्स का साइज जो है वो 4 बाइट्स का है। तो आपकी जो एरे की जो साइज़ होगा वो कितना होगा, 20 बाइट्स का होगा। ठीक है भैया, 20 बाइट्स का एरे का साइज़ हो गया। ठीक है भैया, 20 बाइट्स का एरे का साइज़ हो गया। तो मेमोरी में क्या होगा, ये 20 बाइट्स आपको एलोकेट कर दी जाएगी, जिसमें से हर एक शार्ड जो है वो 4 बाइट्स का होगा। आप उसको शार्ड कह लो या ब्लॉक कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। तो वो कितने बाइट्स के होंगे, 4 बाइट्स का, और आपका टोटल जो मेमोरी में एरे होगा वो कितना होगा, 20 बाइट्स का। तो ये बहुत लेमन टर्म से मैंने आपको कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन के बारे में बता दिया। खैर ये टॉपिक जो है ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर का टॉपिक है रादर देन हमारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब उसके बाद यहाँ पर लाइन लिखी है, नाउ इट मे स्टोर सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स और मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज यू हैव चूजन। तो एक्चुअली क्या होता है कि एरेस एलिमेंट्स जो हैं वो या तो सेम डेटा टाइप के कर सकते हैं या मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। ये किसके ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन लैंग्वेज। तो फॉर एग्जांपल कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C++, जहाँ पर आपको अपफ्रंट बताना पड़ता है कि मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाने जा रहा हूँ, बूलियन वैल्यू स्टोर कराने जा रहा हूँ, या मैं
स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराने जा रहा हूँ, ये आपको अपफ्रंट बताना। बाय द वे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक्चुअली मेरे पास कोई पेन स्टाइलिस वगैरह है नहीं, सो एक्चुअली मैं अपने माउस से ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या आपको अपफ्रंट बताना पड़ता है कि मैं एक इंटीजर वैल्यू बना रहा हूँ। एक बार आपने बता दिया कि मैं इंटीजर वैल्यू वाला एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ या बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें आप सिर्फ इंटीजर डाल सकते हैं, और उसमें आप उसके अलावा मतलब उसमें आप इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हैं, उसके अलावा आप कोई वैल्यू नहीं डाल सकते उसमें। ना ही आप उसमें बूलियन डाल सकते हैं, ना ही आप उसमें कैरेक्टर वैल्यू डाल सकते हैं, ना उसमें आप स्ट्रिंग डाल सकते हैं, ना उसमें फ्लोट, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं अदर देन इंटीजर। सिर्फ वो इंटीजर अलाउ करेगा, उसके अलावा आप कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है भैया। और कुछ वैल्यूज़, सॉरी नॉट वैल्यूज़, कुछ लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और जावास्क्रिप्ट, ये जो है मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट्स को सपोर्ट करती हैं। मतलब अब आप एक एरे में इंटीजर भी डाल सकते हैं, आप एक एरे में ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो उसको देखने के लिए अपने कोड एडिटर में वापस आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, वेर न्यू एरे करके, न्यू एरे, जिसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ। फॉर एग्जांपल उप्स, मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 4 कॉमा एक स्ट्रिंग वैल्यू ले जाता हूँ, RISE राइज, एक बूलियन वैल्यू ट्रू, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 2.45, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं 1, और इसके अंदर स्ट्रिंग जाएगी, रिटर्न ही डाल देता हूँ, और सेकंड में डाल देता हूँ यहाँ पर एक और बूलियन वैल्यू FALSE फॉल्स। तो आप यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे करूँ, बाय द वे अगर आप नहीं जानते कि ये मैं कैसे, मेरे उसमें कैसे सजेशन दे रहा है, तो एक्चुअली मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जो कि टैब 9 है, टैब 9 नहीं है तो उसकी वजह से ही मेरे पास आ रहा है। ऑलराइट, और मैं जैसे ही इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो कि ये तो पहले वाला इंटीजर है, सॉरी नॉट इंटीजर, जो पहले वाला एरे है। द सेकेंड एरे इज, यू कैन सी इट इज़ गिविंग मी 1 2 3 4 यानी इंटीजर्स हैं, एंड हेयर यू कैन सी अ स्ट्रिंग वैल्यू, एंड देन यू कैन सी अ बूलियन, देन यू कैन सी अ फ्लोटिंग पॉइंट, और आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट्स को हमने इसमें रख सकते हैं इस एरे के अंदर। ठीक है भैया, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि क्या होते हैं मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले एरे, क्या होते हैं सिंगल डेटा टाइप एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले एरे। यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एरेज इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो इन जावास्क्रिप्ट एरे स्टोर्स मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट्स, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। जावास्क्रिप्ट स्टोर द एलिमेंट्स इन अ कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशंस। अब कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। एक्चुअली ये टॉपिक जो कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन का है, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट यानी कोडिंग से रिलेटेड, ये एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड ज़्यादा है। ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ज़्यादा डीपली समझ में आएगा कि कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वो मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करता है। एरेज आर म्यूटेबल, हाँ इस वाली चीज़ को हम ज़रा ध्यान देख सकते हैं, एरेज आर म्यूटेबल को। तो एरेज आर म्यूटेबल क्या होते हैं, एरेज आर म्यूटेबल क्या होते हैं कि मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पर एक वार एरे बना दूँ, और उसमें लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इतनी वैल्यूज़ रख दी मैंने। उसके बाद मैं अगर कंसोल लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग एरे करूँगा, तो आप देख सकते हो कि इसने मेरे को 1 2 3 4 5 5 6 ये एलिमेंट्स दे दिए। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें और एलिमेंट्स, मतलब ये कंसोल लॉग कर दिया एरे को, इसके बाद भी मैं और एलिमेंट जोड़ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे फॉल्स रख दिया है ना, एंड वन मोर स्ट्रिंग वैल्यू, अगेन अ बूलियन, ओके, एंड लेट्स से इतना ही रखता हूँ मैं इसको। और इसके बाद मैं अगर वापस से इसको रन करूँ और कंसोल लॉग करूँ, तो आप देख सकते हो कि इसने जो मैंने वैल्यूज़ पहले रखी थी वो 6 तक, तो वो, और साथ ही साथ इसने नई वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर दिया। तो ये क्या है, हम एरेज़ को जनरली म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब एरेज़ जो है वो चेंजेबल हैं। ऑलराइट, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आप डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन, रूबी, इन सब में कर सकते हैं। बट C++
और सी लैंग्वेजेस में जनरली ये अलाउड नहीं होता है जल्दी, है ना, कि अगर आपने एरेज के साइज़ को फिक्स कर दिया है तो उसके बाद अगर आप उसको चेंज करने जा रहे हैं या लेट्स से उसमें आप कोई और एलिमेंट्स ऐड करने जा रहे हैं तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। और वो चीज़ आप सिर्फ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज जैसे कि पाइथन या जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर लिख रखा है टू डिक्लेयर एन एरे वी कैन यूज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्स आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल करके मैं जो हूँ इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल कर करके हम लोग जो है एरेज को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द एरे टू इनिशियलाइज। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडेक्सिंग ऑफ एन एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू द लेंथ ऑफ एन एरे -1। ओके, इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। तो लेट्स से आपके पास एक एरे पड़ा हुआ है, लेट्स से 1 2 ऋषभ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉमा एंड अ बूलियन वैल्यू ट्रू। जैसे मेरे पास इतना बड़ा है। सो इंडेक्सिंग से पहले मैं बताता हूँ कि एरे का साइज़ क्या होता है। तो एरे का साइज़ क्या होता है, वो क्या होता है आपके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट है एरे में। एरे का साइज़ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट इज़ प्रेजेंट इन एन एरे। तो अगर मैं इस एरे का साइज़ पता करूँ तो वो कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो इस एरे का जो साइज़ होगा, एरे का साइज़ होगा वो कितना होगा, 5। क्या इसको कोड में हम दिखा सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल, कोड में हम दिखा सकते हैं। तो कोड में दिखाने के लिए हम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी एरे को इस्तेमाल कर लेता हूँ। हम इस एरे की अगर हम लोगों को लेंथ चाहिए होगी तो वो हम निकाल सकते हैं console.log एरे डॉट लेंथ प्रॉपर्टी से। ऑलराइट, अगर मैं एरे डॉट लेंथ करूँगा तो ये मुझे लेंथ दे देगा इस एरे की। और लेंथ कैसे होती है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो आई थिंक ये मुझे 7 देना चाहिए। तो लेट्स डू, सो इसने मेरे को 7 दे दिया। तो 7 इसकी क्या है, एरे की लेंथ है। ऑलराइट, नाउ बैक टू आवर नोट्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो एरे की लेंथ है वो कितनी होगी, 5। अब क्या होता है कि जो इंडेक्सेस क्या आप समझ सकते हो, इंडेक्सेस आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि वो क्या होते हैं, वो होते हैं एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपका एड्रेस क्या है, तो आप कहेंगे कि मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जो रहने वाला हूँ, मैं कहाँ रहने वाला हूँ, मैं जयपुर पाटली नंबर 1 लामा चौड़ हल्द्वानी नैनीताल का रहने वाला हूँ। और ऐसे ही आपका भी कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। ऐसे ही जो एरिस के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका भी एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को हम कहते हैं इंडेक्सेस। और इंडेक्सेस जो चालू होती हैं वो ज़ीरो से चालू होती है, और वो जाती हैं लेंथ ऑफ एरे -1 तक। ऑलराइट, तो जो ज़ीरोथ इंडेक्स होता है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को मिलता है। उसके बाद जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो सेकेंड एलिमेंट को जाता है। जो सेकेंड एलिमेंट होता है एरे का, उसका जो इंडेक्स होता है, जो थर्ड एलिमेंट होता है एरे का, उसको सेकेंड इंडेक्स मिलती है। ऐसे ही इसको थर्ड इंडेक्स मिलेगी, और इसको मिलेगी फोर्थ इंडेक्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो इंडेक्स गई, ये गई 0 से लेके 4, यानी ये गई 0 से लेके 5 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। यानी यहाँ पर जो इंडेक्सेस होती हैं वो 0 से लेके लेंथ ऑफ एरे -1 यानी 0 से लेके 4 तक गई इस केस पे। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऐसे होती है इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एरे ऑफ लेंथ -1। टू फाइंड द लेंथ वी यूज़ द फॉलोइंग लेंथ मेथड। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही लेंथ मेथड के बारे में बता रखा है कि ये जो एरे डॉट लेंथ है, इससे हम लेंथ फाइंड करते हैं। ऑलराइट, अब अगले टॉपिक में चलते हैं। नाउ हियर आर सम मोर ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स। सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। अब जो होते हैं एरेज के अंदर कुछ मेथड्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स बात करें। मेथड्स क्या होते हैं वो जनरली आपके एरेज को
मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक एरे डिक्लेयर कर रखा है, अपने एरे में कुछ वैल्यू को पुश करना है, तो वो क्या होता है, अगर आपको वैल्यू को डिलीट करना है एरे से तो उसके लिए क्या यूज़ होते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए कुछ मेथड्स यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन कर रखे हैं। तो जो पहला मेथड होता है वो क्या होता है, पुश मेथड। पुश मेथड क्या करता है, एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। तो ये करता है कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एरे में पुश करता है एट द एंड, और जो है नए एरे के लेंथ को रिटर्न करता है। तो इसको हम लोग यहाँ कोड में समझ लेते हैं। ऑलराइट, फॉर एन इंस्टेंस यही हमारा एरे है। हमने क्या किया, हमने किया ARRAY एरे डॉट पुश, पुश मेथड हमने इस्तेमाल किया, और हमने जो है कुछ और एलिमेंट्स को पुश किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक स्ट्रिंग को पुश किया है, साथ ही साथ एक नंबर को पुश किया है, ओके, एंड एक बूल वैल्यू को पुश कर दिया। ऑलराइट, इसके बाद अगर मैं console डॉट लॉग एरे करूँ और एरे की लेंथ निकालूँ, न्यू एरे की लेंथ निकालूँ, तो एरे कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट लेंथ। तो ये सब चीज़ें कर देता हूँ मैं। इस कोड को मैं थोड़ा, एक काम करता हूँ, इस कोड को थोड़ा मैं ब्यूटीफाई कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूँगा LENGTH लेंथ ऑफ एरे बिफोर पुश। ऑलराइट, बिफोर पुश, और यहाँ पर मैं एरे डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ LENGTH लेंथ ऑफ ARRAY एरे BEF और बिफोर PUSS पुश, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरे, और यहाँ पर मैं लेंथ नहीं डालता, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरे बिफोर पुश, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एरे डाल रखा है, और यहाँ पर मैंने पुश किया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARRAY एरे AFTER आफ्टर पुश, और यहाँ पर मैं बाय द वे मैं प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत जगह पर कॉमा ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पर हम प्लस का ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ LENGTH लेंथ ऑफ ARRAY एरे AFTER आफ्टर PUSH पुश, और यहाँ पर मैं प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ। ऑलराइट, चलिए अब मैं कोड को चलाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एरे जो है वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 6, और जो लेंथ ऑफ द एरे है वो कितनी है, 7। अब जब मैंने एरे को पुश किया तो वो आया 1 2 3 4 5 6 ऋषभ 2 एंड देन ट्रू। राइट, तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वैल्यू रख दी, गलती से बूलियन बोल देता बट इंटीजर वैल्यू रख दी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप देख सकते हो कि एरे चेंज हुआ है और एरे का साइज़ भी चेंज हो गया। तो इसने क्या कर दिया, इसने हमारे ओरिजिनल एरे को चेंज कर दिया। ऑलराइट, तो ये चीज़ हुई हमारे पुश ऑपरेटर के बारे में। ठीक है भैया, समझ में आया पुश ऑपरेटर क्या करता है। पुश ऑपरेटर हमारे एरे के एंड में एलिमेंट्स को डालता है, आप जितने चाहे उतने एलिमेंट्स डाल सकते हैं, और उसके बाद नई लेंथ जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है भैया, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब जो अगला है वो क्या है, पॉप मेथड। ये करता है रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे और रिटर्न करता है उन एलिमेंट्स को। क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट्स को एरे से रिमूव करता है और रिटर्न करता है एलिमेंट को। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार जो मैंने लिखा है वो सही है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से कोड को स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरे, और लेट्स से इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट ही कर देता हूँ, बिकॉज एरे तो मेरे पास पहले से ऊपर बना हुआ है और आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एरे, ये चीज़ मैं रहने देता हूँ आपके लिए।
लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर डिलीटेड, DELETED डिलीटेड इज इक्वल्स टू, और उसमें मैं एरे डॉट POP पॉप करता हूँ, सॉरी ARRAY एरे डॉट पॉप मेथड लगाता हूँ। एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक बार कंसोल डॉट लॉक कराता हूँ डिलीटेड प्लस डिलीटेड, और एक बार मैं कंसोल डॉट लॉक कराता हूँ लेंथ ऑफ एरे AFTER आफ्टर पॉप, तो यहाँ पर एरे डॉट लेंथ आ गया, और मैं कंसोल डॉट लॉक कराता हूँ ARRAY एरे को। ऑलराइट, लेट्स सी क्या वो होता है। तो मैंने यहाँ पर ये कराया, तो आप देख सकते हैं कि एरे बिफोर नॉट दिस सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द एरे पहले कितनी है 7, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या किया मैंने, एक एलिमेंट डिलीट किया, तो एलिमेंट जो डिलीट हुआ वो क्या हुआ 6। जैसे ही मैंने एलिमेंट 6 डिलीट किया, वो मेरे इस डिलीटेड वेरिएबल के अंदर आ गया और उसको हमने प्रिंट कर लिया। उसके बाद क्या देखा मैंने देखा लेंथ ऑफ द एरे आफ्टर पॉप, तो आफ्टर पॉप के बाद जो मेरी लेंथ ऑफ द एरे वो कितनी हुई 6, और उसके बाद जब मैंने कंसोल लॉग एरे कराया, तो एरे आप देख सकते हैं कि वो वापस से 1 2 3 4 5 5 हो गया, मतलब उसकी जो है लास्ट एलिमेंट हो गया पॉप आउट हो गया, डिलीट हो गया, और वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, और मेरे को न्यू है, मतलब उसने न्यू एरे तो नहीं बट मेरा एरे सिमिलर एरे पर उसने जो है इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया, मतलब उसने मेरा एरे जो है रिटर्न कर दिया, वही एरे रिटर्न कर दिया। ऑलराइट, तो इसने कोई भी नया एरे नहीं बनाया। ठीक है भैया, ये भी समझ में आया। उसके बाद अगला जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। द नेक्स्ट मेथड इज़ शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, ये रिमूव करता है फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न करता है। तो ये पॉप की तरीके ही वर्क करता है, बशर्ते ये क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। ठीक है, अब ये आप एक बार घर खुद से ट्राई करके देखें, मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप इस कोड को कॉपी करें और पेस्ट करें और ख़ुद से ट्राई करें इस कोड को। राइट, शिफ्ट करने वाला नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, अनशिफ्ट। ये कहता है एड्स वन और मोर एलिमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू एरे। तो ये क्या करता है कि आप जब अनशिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आप जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे डाल सकते हैं। उसके बाद वो जो आपकी नया एरे और उस लेंथ और उस नए एरे की लेंथ जो है वो रिटर्न करता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास एरे तो यही रहेगा, एरे की लेंथ यहाँ पर आपको मालूम है 7 है। मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ ARRAY एरे डॉट अनशिफ्ट, और बिगिनिंग में मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ नए वो डाल देता हूँ एलिमेंट्स 2 2 1 5 5 2। ऑलराइट, और उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉक करता हूँ ARRAY एरे को। ऑलराइट, और कंसोल डॉट लॉक करता हूँ ARRAY एरे डॉट लेंथ। ऑलराइट, तो चला के देखते हैं। तो एज यू कैन सी कि अनशिफ्ट करने से पहले एरे की लेंथ 7 थी, उसके बाद इसने जो 221 और 552 इंटीजर्स हैं उनको उसने पहले एरे के पहले डाल दिया, और उसके बाद उसने 1 2 4 4 5 6 जो है वो प्रिंट, उसके बाद आए हैं नंबर्स, और उसके बाद उसकी लेंथ प्रिंट करी, तो वो लेंथ कितनी होगी 9। तो ये कुछ अनशिफ्ट है। तो अगेन मैं बता देता हूँ, अनशिफ्ट क्या करता है, आपके एलिमेंट्स जो भी नए एलिमेंट्स है उसको एरे की स्टार्टिंग पोजीशन यानी 0th इंडेक्स में रखना चालू करता है।
तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 522 जाएगा, देन उसके बाद फिर उसके बाद 1221 जाए। ऑलराइट, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर और एक वेरिएबल रख सकता हूँ, लेट्स से 789। ऑलराइट, जैसे ही मैं रहूँगा तो सबसे पहले क्या गया, सबसे पहले लास्ट एलिमेंट यानी 789 गया, देन 552 गया, एंड देन 221 गया, और यहाँ पर उसने एरे की लेंथ जो है मुझे 10 रिटर्न कर दी। तो ये था अनशिफ्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि है कॉन्कैट। क्या है कॉन्कैट? कॉन्कैट क्या करता है, रिटर्न्स अ न्यू एरे बाय कंबाइनिंग एन एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल एरे विद द एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर एरेज ऑफ द वैल्यूज़। तो ये क्या करता है, ये एक नया एरे बनाता है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने मेथड्स देखे थे, वो मेथड्स ओरिजिनल एरे को ही क्या कर लेते थे, मैनिपुलेट करते थे। बट ये एक ऐसा कॉन्कैट एक ऐसा मेथड है जो कि एक न्यू एरे बनाया जाता है, बना के देता है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, इसको एक्शन में देखते हैं फटाफट से। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको अब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आई थिंक अब आपको लेंथ ऑपरेटर के बारे में पता चल गया कि वो क्या करता है। मैं क्या करता हूँ, एक एरे और बनाता हूँ, वार एरे 2, जो कि इसके अंदर मैं कुछ और नंबर्स लेंगे, नंबर्स, और लेट्स से कि एक स्ट्रिंग वैल्यू डालता हूँ, और एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ साथ एक और मैं फ्लोटिंग वैल्यू डाल दी मैंने। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ वेर न्यू एरे इज इक्वल्स टू एरे 1 डॉट कॉनकैट, और उसमें मैं डालता हूँ ARRAY एरे 2। ऑलराइट, और उसके बाद मैं console डॉट लॉग करूँगा न्यू एरे को। तो आप देखना कि इसने मेरे को पहला वाला एरे और साथ ही साथ जो दूसरा वाला एरे है, उन दोनों के एलिमेंट्स को कॉन्कैट करके उसने मेरे को एक नया एरे दे दिया। ठीक है, एक न्यू एरे वेरिएबल में डाल दिया। तो भैया क्या पहले दो एरेज जो हैं वो मेरे ऐसे के ऐसे मतलब ओरिजिनली रहेंगे? हाँ, मैंने कहा कंसोल लॉग कर लो, कंसोल डॉट लॉग ARRAY एरे एंड console डॉट लॉग ARRAY एरे 2। तो जैसे ही मैं यहाँ पर वो करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये तो मेरा कॉन्कैटिनेटेड एरे है, और ये मेरा एरे 1 और ये मेरा एरे 2। देखा? तो इसने जो ओरिजिनल 2 एरेज हैं उनको तो कुछ नहीं किया, बट जब कॉन्कैट किया तो उसने एक नए एरे मेरे को नया एरे ला के दे दिया, जिसको मैंने न्यू एरे वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके भैया, ठीक है, समझ में आया कॉन्कैट क्या होता है। आप इन सारे, मैं चाहता हूँ कि आप जब कोडिंग करें तो इन सारे मेथड्स को आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, जब आप खुद से ट्राई करेंगे इन सारे मेथड्स को, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, अब अगला पॉइंट चलते हैं। ये एक पॉइंट है, टू क्लियर द एलिमेंट्स इन एन एरे वी कैन मेक ईदर लेंथ 0 और असाइन एन एम्प्टी एरे टू अ करंट एरे। जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि हम डॉट ऑपरेटर लगा के कह दें कि जिससे कि हमारा एरे जो है वो हो जाए, हमारा एरे एम्प्टी हो जाए। तो उसको करने के इसने हमारे पास लेकिन दो तरीके दे रखे हैं, मतलब कोई ऐसा मेथड नहीं है, बट हमारे पास तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लेंथ को 0 कर लें, और सेकंड है कि आप जो है एरे को, जो भी आपका करंट एरे है, उसको आप एम्प्टी एरे असाइन कर दें। तो फटाफट से देखते हैं। सो फॉर एन इंस्टेंस मेरे पास ये दो एरेज हैं। अगर मैं चाहूँ, मैं ये लिखूँ ARRAY एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, और उसके बाद मैं console डॉट लॉग एरे करूँ, तो आप देखना कि ये मुझे एक एम्प्टी एरे दे रहा है। इसका मतलब इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं अब वो वॉश आउट हो गए हैं मेमोरी से, या डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एरे की लेंथ डॉट लेंथ को 0 किया तो उसने मेरे को तुरंत ही एक एम्प्टी एरे दे दिया। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि मैं ये कर दूँ ARRAY एरे 2 इज़ इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे असाइन कर दूँ,
और उसके बाद अगर मैं console डॉट लॉग करूँ एरे 2 को, तो आप यहाँ पर अगेन देख सकते हैं कि इसने मेरे को एक एम्प्टी एरे, बाय द वे ये जो फर्स्ट एरे आ रहा है तो यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग नहीं हटाया तो ये फर्स्ट एरे, और ये सेकंड एरे आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने मेरे को अगेन एम्प्टी एरे दे दिया, यानी कि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अब मेमोरी से वॉश ऑफ हो चुके हैं। ऑलराइट, तो ये है तरीका आपके एरेस को सॉरी एरेस के एलिमेंट्स को वॉश ऑफ करने का या मेमोरी से हटाने का। ऑलराइट, तो ये दो तरीके हैं, मैं इन दोनों तरीक़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मेथड एरे मेथड की बात करते हैं, जो कि है स्प्लाइस। स्प्लाइस होता है चेंजेस द कंटेंट ऑफ एन एरे बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स एंड स्लैश और एडिंग न्यू एलिमेंट्स इन दैट प्लेस। तो ये क्या लिख दिया है, बहुत ख़तरनाक सा लिखा हुआ है, तो चलिए इसको ऐसे पढ़ के नहीं समझ में आया तो ऐसे समझाता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास यही एक एरे बना हुआ है। ऑलराइट, एक एरे बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लेट ARRAY, let's say not array 2, let's say SPLICED spliced ARRAY array is equals to ARRAY array dot SPLIC splice। ये क्या लेता है, ये लेता है आपकी एक स्टार्टिंग इंडेक्स, तो लेट्स से मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 2 दे दी। ये क्या, इसके बाद ये लेता है कि आप कितने एलिमेंट्स को चेंज कराना चाहते हो, तो लेट्स से मैं 2 एलिमेंट्स को चेंज कराना चाहता हूँ, और उसके बाद ये पूछता है कि आप उन 2 एलिमेंट्स को किससे रिप्लेस कराना चाहते हो, तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ A, B। ऑलराइट, और उसके बाद अगर मैं console डॉट लॉग करूँ नॉट स्प्लाइस्ड एरे, मैं इसके पहले एरे को करूँ, तो आप यहाँ पर देखना कि इसने 1 2 A B एंड देन 5 5 6 दे दिया। तो कैसे किया, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इस फंक्शन में, वो आर्ग्यूमेंट होता है क्या, इंडेक्स। तो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो है 2, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है, यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स 0 1 2, दिस इज सेकंड इंडेक्स। कहाँ तक कितने एलिमेंट्स आपको रिप्लेस कराने हैं, 2 एलिमेंट्स, तो 0 1 2 ये 2 एलिमेंट्स, इसके अगला वाला एलिमेंट्स, ये 2 एलिमेंट्स जो है मेरे रिप्लेस हो जाएंगे। किससे रिप्लेस होंगे, A, B से। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है मेरे A, B से रिप्लेस हो जाएंगे, और इसने जो है मेरे एलिमेंट्स A, B से रिप्लेस कर लिया। ठीक है, तो ये स्प्लाइस मेथड है। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पर एक काम करें, मैं एक बार console डॉट लॉग स्प्लाइस्ड एरे को भी कंसोल करूँ, मतलब प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो जो मेरे रिप्लेस्ड एलिमेंट है वो एक मुझे एक नए एरे में मिल गए, जो कि है 3, 4, एक नए एरे में मिल गए जो कि स्प्लाइस्ड एरे है। ऑलराइट, तो जो एलिमेंट जो कि आप रिप्लेस हो जाते हैं वो एक नए एरे के अंदर आ जाते हैं। ऑलराइट, तो ये था कुछ स्प्लाइस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन नॉट मेथड की बात करते हैं, जो कि है स्लाइस। ये कहता है रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ अ प्रोपोर्शन ऑफ एन एरे into a new array object selected from start to end। ऑलराइट, तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एरे ले लिया है, मतलब लेट्स से यही एरे है मेरे पास, मैंने एरे लिया ही क्या है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक नया वेरिएबल लगाता हूँ where SLICE slice ARRAY array is equals to ARRAY array dot SLICE slice, और जो ये पहली आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है वो है इसका स्टार्टिंग इंडेक्स, सो लेट्स से मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 1 दे दिया, और एक एंडिंग इंडेक्स एक्सेप्ट करता है, सो लेट्स से मैंने एंडिंग इंडेक्स 4 दे दिया। उसके बाद अगर मैं console डॉट लॉग करूँ अपने नए ARRAY एरे को, तो लेट्स ये क्या देता है मेरे को आंसर में, तो इसने मेरे को 1 2 3 4 5 5 6, तो इसका मतलब इसने
मेरे ओरिजिनल एरे को तो चेंज ही नहीं किया। ऑलराइट। तो इसने क्या किया, तो इसने कंसोल डॉट लॉग अगर मैं स्लाइस्ड एरे करूं, तो इसने क्या किया, इसने मेरे को इस एरे का एक प्रपोर्शन ला के दे दिया 2 3 4, यानी ये 2 3 4, यानी इसने इतने प्रपोर्शन को ला के दिया। ठीक है भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा सकते हैं। मैंने कहा आओ चलो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। तो स्लाइस एरे क्या करता है, तो स्लाइस मेथड क्या करता है, लेट्स से मेरे पास एक एरे है 1, 2, 3, 7, 11, 8, ये मेरे पास एक एरे है। ऑलराइट, मैंने क्या किया, मैंने इस एरे पर स्लाइस मेथड लगाया। स्लाइस मेथड क्या करता है, सबसे पहले एक स्टार्टिंग इंडेक्स पास करता है। तो लेट्स से मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 1 दे दी और ये एक एंडिंग इंडेक्स दे लेता है। लेट्स से मैंने एंडिंग इंडेक्स 4 दे दिया। ऑलराइट, तो क्या करता है, ये ओरिजिनल एरे पर कुछ नहीं करता, ये करता है ओरिजिनल एरे पर कुछ नहीं करता, ये हमको एक नया एरे रिटर्न करता है और उस एरे में हमारे उस एरे के प्रोपोर्शन होते हैं जो कि स्लाइस है। तो ये वर्क कैसे करता है, एक्चुअली क्या करता है कि इसने हमने सबसे पहले इसको फर्स्ट इंडेक्स तो 0 1, यहाँ से इसने स्लाइसिंग करना चालू किया 1, देन ये सेकेंड इंडेक्स, देन ये क्या गया थर्ड इंडेक्स पे गया, ये फोर्थ इंडेक्स पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 4 - 1 दैट इज़ इक्वल्स टू थर्ड इंडेक्स। ऑलराइट, तो ये 1 2 फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स तक गया और उसने इसे एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसमें इसने 2, 3, 7 डाल दी। ठीक है, तो हमने इसको एक स्टार्टिंग इंडेक्स दी, एक एंडिंग इंडेक्स दी, लेकिन ये एंडिंग इंडेक्स 4 तक नहीं जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा 4 - 1 दैट इज़ थर्ड इंडेक्स तक। तो 1 2 3 ये सेकेंड इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स, तो ये थर्ड इंडेक्स तक गया और इसने मेरे को यहाँ पर एक नए एरे में इन सब के वैल्यूज़ ला के रख दी। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, लेट्स से कि मैं इसको अगर ये आर्गुमेंट ना पास करके अगर फर्स्ट एक ही आर्गुमेंट पास हो यानी 1, तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक सबको स्प्लाइस कर देगा और मुझे इस एरे के अंदर ला कर दे देगा। ठीक है भैया, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। सो थोड़ा सा मैं एक नया